राकेश सहगल जी आपके पास पहले आता हूं आज, क्योंकि इतनी 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 ज्यादा आपको कटघरे में खड़ा किया जाए, और मुझे नहीं याद आता कि जब से हमारा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बना है तब से लेकर अब तक एक राजीव कुमार और दूसरे ज्ञानेश कुमार, और निर्लजता की पराकाष्ठा कही जा रही है। जो अभी कह रहे थे दिनेश कंवर साहब की बहुत आक्रोश है, और इसको महसूस किया जा रहा है, हर तरफ हो रहा है और सबको है, युवा अकेले नहीं है। आप जिससे पूछिए वो कहते हैं प्रमाणित वोट चोरी, और आप कुछ करना ही नहीं तैयार होते, आप केवल खारिज करते हो, शर्म नहीं आती। क्या कहेंगे, इतनी लज्जा इतने के बाद भी क्यों नहीं चेत पा रहे कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि प्रमाणित चीजों पे आप कार्रवाई नहीं करना चाहते, आप खारिज करते हो सिरे से? टिप्पणी आपकी। धन्यवाद संजीव जी, सभी आदरणीयों को नमस्कार। देखिए, ये जो मुद्दा है बड़ा विचित्र मुद्दा है। ये उन देश के 26वें लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बहुत अभी सुंदर बात, तक बहुत बहुत किसी खूबसूरत। किसी पार्टी ने अपना चुनाव आयुक्त नहीं बनाया था 1950 से लेके, और हम 2025 में आ गए हैं। 25 चुनाव आयुक्त पहले निकल चुके, लेकिन इतनी फजीहत, और वो भी मात्र 5 महीने में, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। फरवरी नहीं में हुआ। चार्ज दिया और हम सितंबर में आए। यस। 5 महीने में इतनी फजीहत हिंदुस्तान के किसी मुख्य चुनाव आयुक्त की सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि वो खुलकर किसी पार्टी का काम नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि इनके ठीक पहले राजीव कुमार, जिनका आपने नाम लिया, वो भी यही हरकत कर रहे थे, लेकिन वो एक उनने चोरी छुपे, मर्यादा, चोरी चोरी छुपे, चोरी छुपे था, चोरी छुपे पर्दा था, बाद में पर्दा डाल करते थे। रखा था। जी जी। तो समस्या ये हुई है कि इन ज्ञानेश बाबू ने मात्र 5-6 महीने में इस देश के मुख्य चुनाव आयोग का जो इकबाल था, पूरी दुनिया में जो जितने नवोदित राष्ट्र थे वो चुनाव प्रक्रिया देखने हिंदुस्तान आते थे, उस इकबाल को मिट्टी में मिला दिया। इकबाल तो पहले भी था, लेकिन टीएन शेषन जब 90-91 के बीच में मुख्य चुनाव आयुक्त बने, तो उन्होंने ये प्रमाणित किया कि हमारे पास नाखून भी है, हमारे पास दांत भी है, हम नख दंत विहीन संवैधानिक संस्था नहीं है। और उन्होंने उन्हीं कानूनों के दायरे में रह करके देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त चुनाव करके दिखाया, और उस परंपरा को अभी ओपी रावत तक मेरे ख्याल से कायम रखा गया। अब लेकिन जो हालात है, जो जैन जी की बात अभी हमारे निशिकांत द्विवेदी महाराज कर रहे थे, पंडित जी, तो वो उसको उसके लिए पहला जो खेती तैयार की है, पहली जो जमीन बनाई है, वो ज्ञानेश कुमार ने बनाई। वरना देश की नौजवान पीढ़ी इतनी उत्तेजित नहीं थी। एसआईआर नहीं होता तो देश की नई जो नौजवान पीढ़ी, जैन जी पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन पीढ़ी, वो सड़क पर नहीं आती। हालांकि हिंदुस्तान में नौजवान हर क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे। 1905 के बंग भंग से लेकर के, और असूगा असम का आपको युवकों का, छात्रों का आंदोलन याद होगा। तो अब ये निशिकांत दुबे को पता नहीं कौन सी आटे की चक्की का आटा खाते हैं, ये समझ नहीं पा रहे कि कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी क्रांति होती है, वो सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ होती है, विपक्ष के खिलाफ नहीं होती। कांग्रेस 11 साल से सत्ता में नहीं है, तो जैन जी अगर सड़कों पर आया है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आया है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार के लिए आया है। तो ऐसे में आप जैन जी के साथ खड़े होकर के, अभी तो वोट चोरी चल रही है, इन्होंने तो आंदोलन चुराए हैं, अन्ना का पूरा आंदोलन चुरा के चले गए, और अन्ना को पता ही नहीं चला बेचारे को, वो अब रालेगढ़ स्थिति में चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ये आदतन चोर लोग हैं, इन्होंने आंदोलन चुराए, इन्होंने भावनाएं चुराई, इन्होंने वोट चुराए, और बेशर्मी के साथ चुराए। अगर मैं ज्ञानेश कुमार की जगह मैं होता, कल्पना कीजिए, मैं हो नहीं सकता था क्योंकि मेरी योग्यता इतनी नहीं है, लेकिन अगर मैं होता तो मैं 3 काम करता। या तो पहले, सबसे पहले राहुल गांधी जो एलओपी के नेता हैं, उनके आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बना देता। दूसरा ये होता कि एक स्पष्ट वक्तव्य देता, और कि भाई ये है, और ये सामने जो अभी उन्होंने कहा ना, ये आरोप लगने के बाद कि हमने तो कर्नाटक के चुनाव आयोग को ये जानकारियां दे दी थी, आपने आधी अधूरी जानकारियां दी। आपने वहां की सीआईडी को कुछ भी नहीं दिया जो वो मांग रही थी। तीसरी बात, अगर मैं इतनी फैलियत देखता कि 5 महीने में देश पूरा, आधे से ज्यादा देश मेरे खिलाफ खड़ा हो गया, तो मैं कहता भैया ये धरी तुम्हारी कट्टी माला, कोई दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त बना लो, मेरे मुद्दे का नहीं। लेकिन बेशर्मी की चादर इतनी गाढ़ी ओढ़ दी है कि इन्हें न सर्दी लगती है, न गर्मी लगती है, न लोगों का गुस्सा नजर आता है, और उस गुस्से को भड़काने के काम और कर रहे हैं, उल्टी सीधी बयान दे करके। गिरिराज का आपने सुना है अभी, पंडित गिरिराज जी का, वो कह रहे हैं अर्बन नक्सल, तो हम तो 4 लोग यस। हैं जो बैठे हैं, सब हम अर्बन नक्सल हैं भाई।
नक्सलवाद का आंदोलन भी उस जमाने के जैन जी का आंदोलन था। वो आंदोलन भी किसान मजदूरों के लिए नौजवानों ने लड़ा था, वो कोई बुड्ढों ने नहीं लड़ा था। माफ करें, जोशी जी बैठे हैं हमारे सीनियर, उस आंदोलन में युवक और किसान और मजदूर थे। उस समय युवा थे। उस समय युवा थे। तो सवाल यही है कि सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ गुस्सा जो इस देश में उमड़ रहा है, उससे ये पार्टी और ये पार्टी की सरकार बहुत भयभीत है, सदमे में है। आपने लिखा ही है अपने शीर्षक में कि सिंहासन डोल रहा है, और जो काशी में गंगा माँ ने जिन्हें बुलाया था उनकी बाएं बाएं निकल रही है। अब बम बम नहीं हो रही है, पहले घर घर मोदी हो रहा था, अब घर घर बम बम हो रहा है भैया कि हाइड्रोजन बम किस दिन फट जाएगा। तो इसलिए आप देखें कि देश लगातार नेपाल की तरफ बढ़ रहा है, नेपाल जैसा होने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन भगवान करे कि हमारे देश में ऐसा ना हो। हम गांधी के अनुयायी वाले देश हैं, हम अहिंसा से, सत्याग्रह से, इन सारी चुनौतियों से निपटने में समर्थ हैं। और हमें लगता है कि जनता का इतना दबाव बना रहा अगर, तो ज्ञानेश बाबू अगले कुछ दिनों में भाग जाएंगे। जी राइट सर, बिल्कुल भाग जाएंगे, क्यों कातिल भी वही, मुंसिफ भी वही। राकेश सर, टिप्पणी आपकी अंतिम आखिरी टिप्पणी, एक सटायर स्ट्रोक जैसे इन्होंने कहा, नाजायज औलाद। बहुत सुंदर बात। सवाल जायज और नाजायज का नहीं रहा है, तो सवाल इस देश की भविष्य का है भाई। जैसी भी औलाद है हमारे सामने है, बैसाखी लगा के चल रही है हमारे सामने है। लेकिन असली मुद्दा वही है जो राहुल गांधी ने कहा है। लेकिन उसमें मुझे एक आपत्ति है कि वो न्यायालय से अपेक्षा कर रहे हैं। न्यायालय एक अंतिम दीवार है जो एक इनकी लोक लाज को बचाए हुए लगातार आधे अधूरे फैसले दे रही है पिछले 10 साल से, और ये न्यायालय से उम्मीद कर रहे हैं। अब इन्हें जनता के न्यायालय में जाना चाहिए, और वो ये पहुंच चुके हैं। और उसके लिए लड़ाई थोड़ी लंबी खिंचेगी, क्योंकि हमारा बनाया हुआ न्यायालय है वो हमें न्याय देने की स्थिति में नहीं है। अगर होता तो कोई आधा अधूरा फैसला नहीं आता, वक्फ बोर्ड कानून पे पूरा फैसला आता, प्रेसिडेंशियल डिफरेंस पे अभी जो फैसला रोक के रखा है वो भी आधा अधूरा फैसला आएगा। तो वो चुनाव आयोग के कान कैसे खींच सकता है? चोर चोर मौसरे भाई। बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहूंगा एक आध दो आपको पंक्तियां कुछ आपकी जो पद्य में, कुछ गद्य में, कुछ बहुत सटायर सी आपकी होती, कुछ हो तो आप सुना दें, क्योंकि ये मौजूद है सब वक्त। अगर आपका कुछ आपके पास है तो सुनाइए। ऐसा नहीं, मेरे पास तो है, लेकिन इस समय मेरे घर में महिलाएं नृत्य की प्रशिक्षण ले रही हैं, तो मैं डायरी वहां कर मतलब गरबा की तैयारी है। गरबा गुजरात जो है इधर मध्य प्रदेश में ग्वालियर में भी आ चुका है। चल रहा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं।